हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया ही था कि मैं जा रखी थी अपने मायके, और मायके में फुल इंजॉय करा। मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि कितना इंजॉय करा, पर थोड़े बहुत अपने शब्दों में मैं बताऊंगी कि मैंने कितना इंजॉय करा। और मैं मायके गई हुई थी, यहाँ से कह के इनको लेके गई हुई थी केवल 1 हफ्ते के लिए, कि मैं 1 हफ्ते रहेंगे और वापसी फिर हम आ जाएंगे। तो कुछ मतलब समर वैकेशन था, क्योंकि जब थोड़ा सा काम करने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा वैसा हो जाता, तो मेरे को थोड़ी छुट्टियों की जरूरत पड़ती है। और मैं चली गई अपने मायके, क्योंकि बहुत टाइम से मैं नहीं गई थी मायके, और पापा की तबीयत भी थी खराब। तो जब तबीयत खराब थी तब तो मैं गई नहीं, पर थोड़ा सा जब मेरे पापा ठीक हो गए तो मैं मायके चली गई थी। मैंने कहा थोड़ा हालचाल भी पूछेंगे और देखेंगे कि घर कैसा है। और तो मैं गई हुई थी हल्द्वानी मम्मी के घर, और वहां से पता है मैंने वहां से गई हुई थी बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने। और ये मंदिर पड़ता है भवानी से 12 किलोमीटर आगे, और मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और वहां जाने के बाद मन बहुत शांत हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बाबा जी नीम करोली महाराज जी हैं, उन्होंने साक्षात जो है हनुमान जी से शिक्षा प्राप्त कर रखी। और ये जो मंदिर है ना, ये अपने आप के चमत्कारों में ही बहुत फेमस है। मतलब यहाँ बाबा जी ने ऐसे चमत्कार कर रखे, ये मंदिर ऑलरेडी बहुत फेमस है। और पता है क्या है, पिछले बार में यहाँ गई हुई थी, मतलब पिछले बार भी मैं दर्शन करने आई हुई थी, तो इतनी भीड़ नहीं थी। पर इस बार ना इतनी भीड़ थी कि जिसका मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। और मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर का जो एक आंकड़ा बताता है कि कितनी भीड़ थी, कम से कम 4.5 लाख लोगों ने यहाँ दर्शन किए, और 4.5 लाख लोगों ने ही प्रसाद पाया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि मंदिर कितना फेमस है। और पता है जब मैं मतलब लाइन पे लगी हुई थी, क्योंकि लाइन से ही दर्शन होते हैं, तो जब मैं लाइन पे लगी हुई थी ना, तो हमारे जस्ट आगे एक भैया लगे हुए थे। तो उनसे मतलब ऐसी होता ही, जब हम भीड़ में खड़े हैं तो क्या करेगा आदमी, बस इसी तरीके से तो बुत बना बैठेगा नहीं। तो कुछ देर मैंने वीडियो बनाई, और उसके बाद मतलब हम लोग लाइन पे खड़े हुए थे। तो उन भैया से हमने पूछा कि भैया आप कहाँ के हो। तो भैया बता रहे थे मैं आसाम से आया हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये मंदिर कितना फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। और फिर जो है हमने लाइन में लग के दर्शन करे, और मेरे को वहाँ जाके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और इस तरीके से मतलब मैं वहाँ पे जब घूमी फिरी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, भंडारा खाया। और पता क्या है, मेन बात क्या है, पिछली बार भी भीड़ थी, पर पिछली बार पुलिस प्रशासन इतनी मतलब सख्त नहीं थी। इस बार पता है बहुत अच्छे नियम बनाए गए थे। हमें भवाली में ही रोक लिया गया था, और उसके बाद ऊपर से गाड़ी लगी हुई थी शटल सेवा की। तो इस तरीके से हमने मतलब वहाँ बाबा जी के दर्शन करे, और फिर पुलिस प्रशासन ने हर तरीके की लाइन बना के चली। तो हमने करीब आधा 1 घंटा हमें वहाँ लगा कि हम मंदिर गए, हमने दर्शन करे, और बहुत अच्छा लगा। तो और पता है क्या, ये मंदिर इसलिए भी ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि अभी पिछले साल विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा यहाँ बाबा जी के दर्शन करने आए हुए थे। तो इस वजह से ये ज्यादा ही फेमस हो गया। इस बार 4.5 लाख क्रॉस हो गया था। तो मेरे को वहां जाने के बाद बहुत अच्छा लगा, और शाम को हम लौट आए थे। तो पता है उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मैंने जो है अपनी चाची लोगों को ये नहीं बताया था कि मतलब मैं हल्द्वानी आ रही हूँ। मैंने किसी को फोन नहीं किया था, केवल अपनी मम्मी को बता रखा था कि मैं आऊंगी, क्योंकि फिर मम्मी लोग परेशान होते रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उन्हें बता दिया। और नेक्स्ट डे मैं गई थी अपनी चाची के यहाँ, और उस दिन पता है क्या हुआ, रिसेंटली मतलब मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी, मेरी बहन की थी कॉलेज की छुट्टी, और हम दोनों ने इतना एंजॉय किया, मतलब कुछ बता ही नहीं सकती मैं। हमें मतलब जब बहनें मिलते हैं तो शादी के बाद यू नो दैट की बचपन की सारी यादें आ जाती हैं, और हम लोग बैठे रहते हैं। तो मैं और मेरी बहन हम लोग बैठ गए थे गप्पे मारने के लिए, और संग में थी मेरी चाची, और हम लोगों ने अपनी गप्पे मारी और पहले की बातें याद कर रहे थे, और ये बैठ के बस मुस्कुराए जा रहे थे। तो मैंने कहा तुम तो मुस्कुराते ही रहो, मतलब अब होता ही है, देखो लेडीज बात करी तो जेंट्स तो क्या ही करेगा। लेकिन फिर ये था कि जब हम दोनों साथ में गए थे तो मैंने कहा चलो, फिर चाची लोग कहेंगे तुम नहीं आए, तो इस वजह से तो हम लोग थोड़ी देर मतलब नाइट स्टे के लिए मैं वहाँ नहीं रुकी थी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे वापस आना था। पर पता क्या हुआ, मेरी बहन कह रही थी कि मुझे पता है तू अभी नहीं जाएगी, तो तू आ जाते यहीं रुक जा। मैंने कहा नहीं यार, मैंने निकलना है, क्योंकि ससुराल का मामला है। फिर मेरे भाई ने कहा नहीं आज नहीं जाना, पापा ने बोला आज नहीं जाना। तो मैं 2 दिन और रुक गई, और हो गए मुझे पूरे 10 दिन। तो चाची के यहाँ भी हमने करी फुल एंजॉय। तो चाची ने मुझे लंच में खिलाया था दाल चावल रायता और अचार, और सादा ही खाना मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे तो नॉनवेज वगैरह पसंद नहीं है। तो मेरी चाची ने मुझे सादा सा खाना खिलाया, मुझे बहुत मजा आया। और उसके बाद मैं गई थी अपनी चाची के यहाँ, मतलब एक नया पार्क बना हुआ था,
तो मेरी बहन ने बोला कि पता है ये पार्क बहुत ही अच्छा है, और पता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। बच्चों को देखे तो वैसे भी मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, आई लव किड्स। तो पता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और वो झूला झूल रहे थे। तो पता है यू नो दैट कि जब मतलब बच्चे नई नई एक्टिविटी करते हैं, झूले वगैरह झूलते हैं, तो अपना मन ऐसा लगता है कि यार हम भी किसी टाइम पे हम भी ऐसे ही हुआ करते थे, उनकी नोटी नोटी हरकतें। तो वहाँ पे बहुत सारे झूले थे, बच्चे वहाँ पे झूल रहे थे। तो पता है क्या होता है कि ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि मतलब पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों को झूला वगैरह झुलाते हैं और वापस चले जाते हैं। पर पता है उस पार्क में एक डिफरेंट चीज़ क्या थी कि मतलब एक एरिया में जो था वहाँ पे था बच्चों का, मतलब किड्स का ये लगी हुई थी झूले वगैरह, और पता दूसरी तरफ उसे खुला जिम भी आप कह सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज करने की ना मशीनें लगी हुई थी। तो वहाँ पे करीब 10 मिनट तो मैंने भी एक्सरसाइज करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं और मेरी बहन। और मैंने खूब इंजॉय करा, मतलब मजा आ गया उस मतलब पार्क में जाने के बाद। और वो पार्क मैंने पहली बार ही देखा, जबकि मैं आती जाती रहती हूँ, पर मैंने वो पार्क पहली बार ही देखा। तो मेरी बहन वहाँ लेके गई हुई थी। उसके बाद मैं और मेरी बहन गए हम मंगल बाजार। मंगल बाजार की पता है फेमस चीज क्या है वहाँ पे? ये है कि एक तो वो मंगलवार को ही लगता है, सबसे मेन बात। आप अगर ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब मंगलवार के दिन अगर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कभी चले जाओगे तो वो मार्केट आपको नहीं मिलेगी, केवल वो ट्यूसडे वाले दिन ही लगती है। और पता है वहाँ पे क्या है, एक ही मार्केट में सारी चीजें, मतलब फास्ट फूड के कॉर्नर देख लो आप वहाँ पे, और ये राशन पानी मतलब दाल चावल साग सब्जी, और इस कदर सस्ता कि वहाँ ऐसी भीड़ लगी रहती है कि जैसे एक के ऊपर एक ही हाथ सर रख देगा, पैर अगर नीचे कोई बैठे ना तो वो आदमी उसको देखता ही नहीं, उसी के ऊपर पैर रखने को तैयार हो जाता है, इतनी भीड़ थी। और साग सब्जी कपड़े वो बहुत सस्ते से कपड़े। और फिर मैंने अपनी बहन को भी मतलब वहाँ पे से शॉपिंग कराई और उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटी है और हम लोगों ने उसे बहुत लाड प्यार कर रखा है। तो वो जब कुछ कोई चीज़ कह देती है तो हम लोग उसे मना नहीं करते। और फिर उस बदतमीज ने खाया वहाँ पे बर्गर, मैंने कहा मत खा, लेकिन मानी नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मंगल बाजार में फुल एंजॉयमेंट करा, जबकि मैंने वहाँ से कुछ नहीं खरीदा। और हाँ, वीडियो में आगे तब पढ़ेंगे, मेरा आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो और पता है उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम गए हुए थे हल्द्वानी मार्केट, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए मैं हल्द्वानी गई हुई थी। वैसे मैं छुट्टी मनाने गई थी, पर जो थोड़े बहुत मेरे छोटे मोटे काम रह जाते हैं तो वो मैं जाके कर लेती हूँ। तो हल्द्वानी मार्केट में था मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। और हल्द्वानी मार्केट की पता है एक फेमस चीज क्या है, जैसे मतलब मेरी शादी हुई और मैं इधर आई, मतलब अपने कोटद्वार अपने यहाँ ससुराल आई, तो यहाँ का मार्केट देख के मतलब मेरा सर ही चकरा गया। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब अपने हस्बैंड को देख के भी और यहाँ के लोगों को देख के भी। मैं रियल बताऊँ तो रियल, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कोई चीज तुम्हें नहीं पता होती तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे, वहाँ है तुम चले जाओ और वहां तुम्हें मिल जाएगा। अरे तो ये तो बताओ कहाँ कौन सी चीज मिलेगी। अब वहां गए और वहां वो चीज नहीं मिली। लेकिन हल्द्वानी मार्केट का एक चीज फिक्स है, अगर हमने आपको बता दिया कि ये चीज यहाँ पे मतलब ये वाली गली है, आपको यहाँ ये मिलेगी, तो वहां आपको सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि पता क्या है, वहाँ पे एक गली है तो वहाँ साड़ी मिलेंगी। अगर आपको चूड़ी खरीदना है तो चूड़ी का मार्केट है वहाँ पे। और जैसे कि क्या बताऊँ मैं अब आपको, लहंगे जैसे होता ही है, शादी की शॉपिंग करनी थी तो वहाँ केवल लहंगे ही लहंगे मिलते हैं। उस मार्केट में आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से पता है मेरा क्या काम था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि मेरा मंगलसूत्र टूट गया था। और अच्छा हुआ वो यहाँ इस तरीके से टूटा कि मुझे पता चल गया था, और नहीं तो मेरी सोने की सारी चीजें खो जाती। तो मेरे को वो बनवाना था, और वो बनाने के लिए पता है हल्द्वानी का जो मेन फेमस जो मार्केट है उसे कहते हैं पटेल चौक। वहाँ पे जो है ये मंगलसूत्र बनवाए जाते हैं। वैसे तो सुनार से बनता है, और जब इनको पिरोया जाता है ना तो उसके लिए वो लोग बैठे रहते हैं पटेल चौक पे, और उनके पास पता है कुआओं की ट्रेडिशनल ज्वेलरी रहती है, जैसे कि ग्लोबंद हो गया, और आपका ग्लोबंद हो गया, नथ हो गई, टीका हो गया। और अभी पता है रिसेंटली मतलब अभी बिल्कुल ट्रेंड में जो चल रहा है वो चल रहा है कुआओं का चोकर। बहुत सुंदर, मतलब ग्लोबंद का ही उसने एक रूप ले लिया है, पर ग्लोबंद में अब बहुत नई तरीके की गढ़ाई आ रही है। पर चोकर जो है ना वो बहुत यूनिक लग रहा है। वो भी ऐसी इसी तरीके से ग्लोबंद की तरह होता है, बिल्कुल गले पे ही चिपकता है, पर उसकी थोड़े से ना बनाई अलग है। तो वो बहुत चल रहा है। तो वो हो गया नकली मंगलसूत्र, बहुत बढ़िया चेन वाले भी आप देखोगे ना, बहुत ही सुंदर मतलब मंगलसूत्र रहते हैं वहाँ पे। तो मतलब मुझे वो बहुत अच्छे लगे। और पर ये है ना देखो कि जब अपने पास गोल्ड का है, और हम लोग गोल्ड की चीज़ बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब शादी ब्याह में, तो देखो नकली ज्वेलरी तो हम लोग पहनते हैं नहीं, और कभी कभी जैसे अगर यूज़ करनी है तो ही हम लेते हैं। और वैसे मेरे पास अभी तक का कोई नकली ज्वेलरी है नहीं, ना मैंने ले रखी है, क्योंकि मुझे वो थोड़ी अच्छी कम लगती है और लेना भी बेकार ही है। तो अगर कभी आपको कहीं जाना है तो ही मैं ले लूँगी, कभी अगर आगे लगा अगर मैं खरीदूंगी तो मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने क्या क्या चीज़ ली। पर वो बहुत रीजनेबल रेट्स में मिल रही है, 250, 300, 200, 150 इतने में मिल जाती है सारी ज्वेलरी।
तो मेरे को वहाँ पे वो बहुत अच्छी लगी। और हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी कही जाती है, उस ज्वेलरी को लेने का एक फ़ायदा ये भी है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सोने से कम नहीं, हो जाए तो गम नहीं। जब आप उसे रियल में देखोगे ना उस ज्वेलरी को, ऐसा लगेगा सच में ही सोने का है, लेकिन वो सोने का है नहीं। उसमें अब नहीं रहना भ्रम में कि वो सोने का होगा, क्योंकि सोने की चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। तो पता है, इस तरीके से मैंने फुल एंजॉय करा अपना हल्द्वानी का मार्केट। और पता है क्या, हल्द्वानी मार्केट में केवल इतने से काम के लिए नहीं गई थी। क्या होता है कि मम्मी मेरी थोड़ा कम निकल पाती है, अकेली है, तो अब मेरी शादी हो गई, भाइयों की शादी हुई नहीं, तो मम्मी है अकेली, तो घर छोड़ के ऐसे निकल नहीं पाती, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं और पापा लोग, भाई लोग सब ड्यूटी वाले हैं, तो मम्मी को टाइम नहीं मिलता अपने लिए, तो मम्मी नहीं निकल पाती है। तो ज़्यादातर शॉपिंग मैं ही करवाती हूँ अपनी मम्मी की। तो मैं मम्मी के लिए शॉपिंग करवाने गई हुई थी मम्मी के साथ, और मैंने मम्मी की सारी शॉपिंग करवा के पूरा हल्द्वानी मार्केट घूम के मज़ा ही आ गया। और वहाँ से गए हम अपने घर। तो पता है क्या हुआ, फिर एक दिन ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, मतलब रात में, तो मैंने कहा पापा चलो चलते हैं। तो पापा ने कहा नहीं नहीं ऐसा है, अभी नहीं, रुक जा, अभी 2-4 दिन, क्या करेगी इतनी जल्दी जाके, छुट्टी आई है, जबकि मेरे को 10 दिन हो गए हैं, तब भी कह रहे रुक जा। तो मैंने कहा पापा, मेरा भी तो अपना काम है, देखो सबका अपने अपने काम होते हैं, और जहाँ से रोटी खानी है वहाँ वापस लौटना ही पड़ता है, और वैसे भी मायका अपना घर नहीं कहलाता, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर हो जाता है। तो मैंने कहा पापा नहीं चलते हैं। तो मेरे भाई ने कहा रुक जा, 2-4 दिन रुक जा। तो मैंने कहा नहीं, 2-4 दिन नहीं रुकूंगी। फिर ये भी मेरे को गुस्सा रहे थे इस तरीके से आंखें। तो मैंने कहा ये तो मैंने कहा इनके साथ होते ही तो 24 घंटे आंखें दिखाते रहते हैं, भगवान कसम अगर ये मेरे साथ नहीं होते ना तो मैं 2 दिन और लगा देती, मतलब आराम से आती। फिर मैंने कहा चलो यार, फिर दिल दुखा के कोई फायदा नहीं। पता चला दूसरे दिन से बंदा ही मेरे साथ नहीं आया। मुझे इसी बात की हंसी आ रही थी। इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं 1 हफ्ता कही थी, तो ये 1 ही हफ्ते के दिन कहने लगे चलो चलो चलो। मैंने कहा मैं नहीं आ रही, मैंने कहा तुम जा लो। तो मेरे पापा ने उस दिन से यही कहा कि जवाई जी तुम जा लो और मेरी बेटी आ जाएगी, क्योंकि मैं कहीं भी अपने आप चली जाती हूँ, तो मम्मी लोगों को इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि बस में ही बैठना है और वापस अपने ससुराल उतरना है। तो क्या ही बताऊँ, फाइनली मेरी मायके की छुट्टियां हुई खत्म और आ गए अपने ससुराल और लग गए दोबारा से अपने कामों में। तो मायके में पता है क्या होता है, एक चीज़ ये हो जाती है कि मायके में हम बेफिक्र रहते हैं, जहाँ मर्जी घूमो, जैसे मर्जी रहो, जैसे मर्जी खाओ। वैसे तो ससुराल में भी ऐसा ही है, पर लेकिन थोड़ा बहुत बंदिशें हो ही जाती, चाहे सास ससुर मुँह से ना कहें, पर अपने मन में अगर सोचा जाए कि हम लोग कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं, हमने अभी खाना नहीं बनाया, हमने ऐसा नहीं करा। लेकिन मायके में इस तरीके की कोई फिक्र नहीं होती, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, होटल से मंगा लेंगे। मतलब हमारे हम मैं ज़्यादातर ऐसी करती हूँ, मैं कहती मम्मी छोड़ो ना यार, रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे, जोमेटो, आजकल तो जोमेटो है, तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम लोग वहीं से मंगा लेंगे। पर ससुराल में थोड़ा अलग किस्म का हो जाता है अपना। तो मैं अपनी मायके की छुट्टियां खत्म करके आ गई अपने ससुराल और लग गई अपने काम काजों में। तो रियल बताऊं, यहाँ का मौसम जिस दिन से मैं आ रखी हूँ ना, बिल्कुल मिजाज बदले हुए है, पर एक तरफ से अच्छा है, क्योंकि यहाँ इतनी गंदी गर्मी पड़ती है, मेरा दम घुट जाता है यहाँ पे। तो जिस दिन से मैं आई हूँ ना, उस दिन से बारिश हो रही है। और पता आज का रिसेंटली क्या हुआ मेरे साथ में, मैं दुकान पे काम करने के बाद गई घर, और घर गई, खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद 10 मिनट मतलब मैं रेस्ट कर रही थी अपना, और जैसे ही मतलब मेरी नींद खुली, मतलब ऐसे ही मैं उठी, मैंने कहा यार, मैंने कहा चलते हैं अब, दुकान काफी देर हो गई है, क्योंकि मेरी दुकान है, देखो जहाँ से रोटी खानी वहां तो दोबारा काम करने तो पड़ेगा ही। तो क्या हुआ, बारिश इतनी तेज थी कि आदमी बह जाए। मैंने देखी, मैंने कहा अब मैं मतलब कैसे तो दुकान जाऊं और कैसे तो मैं अपना काम करूंगी। तो मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मतलब करीब 3:30 बजे मैं उठ गई थी, उसके बाद से 4:30 बज गया मुझे उस बारिश में। इतनी तेज बारिश थी, तेज बारिश में तो मैं बिल्कुल ही घर से नहीं निकली। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैंने कहा चाहे कुछ भी जाए भाई, मैंने कहा बहना थोड़ी ना, आदमी बह जाएगा इसमें, इसी बारिश में। तो मैं रुक गई और हम आए करीब 4:30 बजे। तो पता है क्या हुआ, आते आते अब ऐसा मन करता उस बारिश में कि काश कोई मुझे चाय पकौड़ी खिला देता। अब हस्बैंड तो मती थी, कुछ भी नहीं आता, पहले चाय भी बना लेते थे, अब तो चाय भी नहीं बना पाते, और पकौड़ी तो खैर पूछो ही मत, ऐसी बना देंगे काली सी। मैंने कहा तुम रहने दो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गई। मैंने कहा चल छोड़, मैंने कहा क्या करेंगे, मन मारना पड़ता है भैया, अब जब पकौड़ी नहीं दे रहे हैं तो क्या कह सकते हैं। मैंने कहा चल अपने काम पे चलते हैं। हम आ गए अपनी दुकान पे और मैं आ गई। तो पता है मैं आज जो स्पेशल है जो ये है कि मैं आज आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ से मैंने अपनी लाइफ की नई शुरुआत की है। वैसे तो शादी के बाद सभी लड़कियों की अपनी नई शुरुआत हो जाती है, पर मेरी जो लाइफ की नई शुरुआत हुई वो यहीं से हुई है। तो आज मैं आपको अपनी दुकान का रिव्यू दिखवाऊंगी कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, पर लेकिन जरूर कमेंट करके बताना आपको मेरी दुकान कैसी लगी, और मेरे को इसमें मतलब कुछ चेंजेस करने चाहिए और क्या क्या चेंजेस मैं कर सकती हूँ और किस तरीके से मैंने इसे सजाया है। तो इस चीज़ को ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना और मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी। तो चलिए अभी मैं करवाती हूँ आपको अपनी दुकान का रिव्यू।
तो देखो यहाँ पे मैंने मतलब ये तो मैंने थोड़ा कुछ टाइम बाद ही करा। ये मैंने छोटा सा कॉर्नर दिया था कॉस्मेटिक का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्मेटिक की दुकान कम थी, तो मैंने ये कर लिया रिसेंटली, क्योंकि कभी होता ही है लेडीज को आ जाती है तो कुछ ना कुछ चीज ले ही लेती है। तो मैंने ये थोड़ा बहुत मतलब जैसे रबर बैंड, चूड़ी, नेल पेंट, बिंदी, इस तरीके की छोटी चीजें रख ली थी। तो ये तो है मेरा छोटा सा कॉस्मेटिक का कॉर्नर, और ये मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, करीब 2-2.5 साल हो चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे है मेरा सारा अनस्टिच सूटों का कलेक्शन, जो भी मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये अपने उसमें कलेक्शन कर रखा हुआ था। और इस तरीके से ये मैंने सूटों की रैक लगा रखी है। और इधर आप देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये जो है, ये सारा जो रैक देख रहे हैं आप, ये है रेडीमेड केवल कुर्ती। इस वाली रो में केवल कुर्तीज लगा रखी है मैंने, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। और इधर आ जाते हैं तो ये देखो, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखा है मैंने अपना पार्टी वेयर कलेक्शन। मतलब ये 2 रैक्स तो है प्रॉपर पार्टी वेयर, और ये है थोड़ा मेरा सेमी पार्टी वेयर। तो इस तरीके से मैंने अपनी ये दुकान सजाई हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने नाइट सूट्स, लोअर, शॉर्ट्स, इस तरीके से अपना ये सजाया हुआ है। और इधर आ जाते हैं तो देखिए, इधर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है सारे सॉक्स लगाए हुए हैं गर्ल्स के, और इधर लगाई हुई है सारी टी शर्टें इस तरीके से। और थोड़ा बहुत मैंने रखा हुआ है इस तरीके से अंडरगारमेंट्स का थोड़ा सा सामान, और थोड़ा ही करा हुआ है यहाँ पे। और अभी मैं दिखाती हूँ अपनी मेज चेयर, जो कि इस चेयर में बैठ के मुझे बहुत ही मजा आता है। और ये है मेरी चेयर, और यहाँ पे मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे रखी हुई है लेगिंग्स वगैरह। देखो यहाँ पे जो रखी हुई मैंने रखी है लेगिंग्स, पैंट्स, प्लाजो, जैगिंग्स, इस तरीके से मैंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे छोटा सा रैक। और यहाँ पे जो मेन देखो, मेरा सपना था कि मैं अपना बुटीक करूँ, तो जो ये मेरा सपना पूरा किया है वो मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है मेरा। तो मतलब शादी के इससे पहले का सपना था कि मेरा भी बुटीक हो, क्योंकि मैं खुद ही बुटीक पे काम करती थी। तो मेरा ये था कि अगर इन फ्यूचर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना बुटीक करूँगी। तो इसी तरीके से मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि शादी के बाद अगर आप कुछ टाइम लेते हो तो आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, तो इसलिए आप रिसेंटली वही चीज़ चालू करो। तो मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया और अपना बुटीक चालू कर दिया था इस तरीके से। तो इसमें जो है पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा मेरे लिए, और हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। तो देखिए इस तरीके से, तो पता है मेरे को स्टिचिंग का काम भी आता था। तो शादी से पहले मैं कभी स्टिचिंग में से मतलब थोड़ी बहुत कभी कर लेती थी घर पे खाली टाइम पे, और वैसे मैं करती नहीं थी, कभी कभी करती थी तो भूल गई थी। तो मेरे को स्टिचिंग भी आती थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिलाई मशीन भी दिलवाई। और इस तरीके से उन्होंने कहा कोई चीज़ नहीं आती तो सीखते सीखते सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये है मेरी मशीन। और रियल बताऊं तो मुझे अब स्टिचिंग करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मुझे मतलब ये है मेरा छोटा सा बुटीक। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है, और मेरे को इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या मैंने सही किया अपनी शादी के तुरंत बाद अपना बुटीक खोलने का, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर है और मैं इसे आगे भी बहुत ब्राइट देखना चाहती हूँ। मतलब मैं रियल बताऊँ आपको, जब मैंने ये बुटीक शुरू किया था ना, तो ये बहुत छोटे से किया था। और हकीकत मेरे पापा भी यही कहा करते हैं मुझसे कि बेटा कोई भी चीज़ है वो बहुत छोटे से शुरू होके तब एक लेवल पे पहुँचती है, मतलब एक बड़े स्तर पे पहुँचती है। तो मैंने बहुत छोटे से शुरू किया था, और मैं अपने पिछले 5 सालों को देखते और अब अपनी बुटीक को देखती ना, तो रियल में मेरे को अपने पापा की सारी बातें सच लगती हैं और मुझे अपने सपने सच होते दिखते हैं। और मैं आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, देखो स्टिचिंग करना एक नॉर्मल बात है हर किसी के लिए, लेकिन हर कोई इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। और जो मैं सोचती हूँ कि हाँ आगे 2-4 साल में, 5 साल में मैं इससे भी ऊंचे लेवल पे पहुंचूंगी, ये मेरा एक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में आपको बढ़ाने वाले कम और नीचे गिराने वाले ज्यादा रहते हैं। यही मेरे को मेरे पापा भी कहते हैं और यही बात मेरे को मेरे हस्बैंड भी कहते हैं। तो दोनों जने मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है और दोनों लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और पता क्या है, देखो सिलाई करना बहुत आसान काम है, मतलब हर कोई करता है, लेकिन एक लेवल पे करना वो चीज अलग होती है। मैं आपको बताऊं, देखो स्टिचिंग में करती थी तो मतलब मैंने अपने हस्बैंड को भी रिकमेंड किया था और मेरे हस्बैंड को किसी और ने भी रिकमेंड किया था कि जब आप सिलाई करते ही हो तो क्यों ना आप यूट्यूब का चैनल खोलो। तो हम लोगों ने मतलब अभी रिसेंटली वो स्टिचिंग का जो है चैनल बनाया, और मैं आपको रियल बताऊं उसमें भी बहुत सारे सब्सक्राइबर है मेरे और बहुत अच्छा चल रहा है। और वो चैनल का नाम है मेरा सिलाई दीदी करके, मेरे चैनल का नाम है, तो आप उसे भी प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू। और अभी मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली। देखो स्टिचिंग सब कर लेते हैं ना, और पता क्या हुआ, अभी मेरे को हाल ही में मेरे एक कस्टमर मिले थे, तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों ना इस तरीके से क्यों नहीं करती हो, जब आप स्टिचिंग करती हो तो एक कुछ नई क्रिएटिविटी करो। तो पता है उन्होंने क्या कहा मेरे से,
कि देखो तुम छोटे छोटे बैग बनाओ। तो पता है रियल पे देखो मैंने इस तरीके के कितना सुंदर हैंड बैग बनाया हुआ है, और इस तरीके से पता है मैंने ये बैग बना के बेचे भी है। और ये देखो ये तो है एक नॉर्मल सा बैग, तो ये है देखो मेरा एक छोटा सा बैग, और ये मतलब इस तरीके से आप देखो कैरी भी कर सकते हो। पता है ये मैंने बहुत सही किए बना के, आप खुद सोच सकते हो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये मैंने देखो उनके कहने पे मतलब उस दीदी के कहने पे चालू किया, और मेरे हस्बैंड ने भी बताया कि देखो बहुत अच्छा लगेगा और बिकेगा भी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है बना लेते हैं, मतलब जब फ्री टाइम हो तो। और इस तरीके से देखो मैंने ये एक छोटी सी मेकअप किट बना रखी है, ये भी मेरी बहुत बिकी। और एक देखो क्लचेस चलते हैं ना, तो इस तरीके के क्लचेस बना के मैंने बहुत बेचे। तो देखो मैंने जो है इनका दाम बहुत ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि मेरी हैंडमेड चीज़ें हैं तो पहले अपनी चीज़ को प्रमोट करना पड़ता है। तो मैंने ये पहले 100 रुपीज़ में बेची। अगर आगे अच्छा चल गया तो देखेंगे रेट्स बढ़ाने का, पर वैसे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इनके रेट्स बढ़ाऊंगी, क्योंकि ठीक है हम इसे प्रमोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं आपको रियल बताऊँ कि मुझे ये बनाना कब अच्छा लगता है, जैसे कभी मैं बहुत ज़्यादा काम करने के बाद ना मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है कि बस यार अब बहुत थक सीखते हैं, क्योंकि होता है स्टिचिंग में करने का मन नहीं करता। तो पता है क्या है, तब मैं ये बैंड बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे सेल होते हैं। मेरे को इसका रिव्यू बहुत अच्छा मिला हुआ है, सब कस्टमर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट करा है, और अप्रिशिएट करने से ही बंदा आगे बढ़ता है। और पता है क्या है फिर, लेकिन आज पता है क्या हुआ मेरे साथ में, एक वो सुबह से मेरा बीपी बहुत लो है, बहुत ज्यादा लो। मतलब मैं 2 बार तो कॉफी पी चुकी हूँ सुबह। मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरा नाश्ता बनाने का भी मन नहीं था, और बेचारे हस्बैंड ने बनाना पड़ा। मैंने कहा प्लीज बना दो, थोड़ा हेल्प कर दो। तो बेचारों ने सब्जी वगैरह भी बना ली थी, तो बस रोटी मैंने बना के दी हूँ ना। मैंने कहा चलो रोटी मैं बना लेती हूँ। और उससे मेरी सास जी भी बोलने लगी कि ना मैं बना दूँ। मैंने कहा कहाँ यार, मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा मैं बना लूंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अब मैं उनसे बोलूँ कि आप काम करो। पर क्या करे, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। बीपी पता नहीं कैसे ही लो हो गया, और मेरा ज़्यादातर हो ही जाता है ऐसे। तो मैंने 2 बार कॉफ़ी पी ली, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। और मैं बताऊँ कल ही मेरे पास एक रिसेंटली आया था सूट सिलने को, वो भी अस्तर वाला, और उस अस्तर वाले सूट को सिलने का बिल्कुल भी मन नहीं था आज तो खास तौर पे, और मेरे को वो देना है। और पता है क्या, अस्तर वाला सूट है और इतना गंदा है कि मेरा बिल्कुल सिलने को भी जी नहीं था, पर क्या कर सकते हैं। और आज मेरा बीपी भी लो हो गया। तो पता है मैंने कल रात ही उसकी कटिंग कर ली थी, और अब मैंने वो सिल लिया है, कंप्लीट हो चुका है। और पता है इतने मरे मन से बनाया, क्योंकि मेरा बीपी सही नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगी, खुद ही सोचो। लेकिन क्या करे, काम मैं तो करना पड़ता ही है। जब हमने कोई चीज ले ली तो उसे कंप्लीट करना पड़ता है। तो देखो मैंने केवल और केवल आज पूरे दिन में केवल वो सूट बनाया। अभी मेरे पास ऑल्ट्रेशन पड़ी हुई है बहुत सारी, और थोड़ा बहुत स्टिचिंग का सामान पड़ा हुआ है। चलो वो तो बन ही जाएगा, स्टिचिंग का तो मैं कर ही लूंगी, और ऑल्ट्रेशन पड़ी हुई है, और वो ऑल्ट्रेशन भी देनी है। और बीपी इतना परेशान कर रहा है मत पूछो। हाँ पर हो जाएगा एक आध दिन में सही। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ड्राइंग करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।